वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव गौजोन के एक और नए एपिसोड में। इसमें मैं मिलवा रहा हूं आपको ऐसे लोगों से जो आरपी जैसी डिजीज के साथ जी रहे हैं और उसके चैलेंज को चैलेंज की तरह लेकर अपनी ज़िंदगी को खुशी से आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कार्य करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं, जैसे मोबाइल और लैपटॉप। इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर करके, जिससे स्क्रीन पे आने वाली चीज़ों को वो पढ़ के सुनाता है ताकि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उसे सुनकर वो काम कर सके जो एक आम आदमी देख कर करता है। इसका मतलब वो अपने कानों को अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उन्हीं कानों में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके चैलेंज कैसे होंगे? जी हाँ, सही सुना आपने। आरपी में विजन के साथ साथ कई बार कई पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे उनके चैलेंज बहुत अलग हो जाते हैं। तो वही जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपने इस शो में। आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको ऐसी एक पेशेंट से जिनको आरपी में विजन के साथ साथ हियरिंग लॉस भी है। तो जानते हैं उनसे कि उनको कैसे चैलेंज का सामना करना पड़ा इसे लेकर और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संभाला। तो चलिए स्वागत करते हैं रवि यादव जी का, जो फरीदाबाद हरियाणा से है। आज वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और अपने चैलेंज के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं रवि यादव जी का। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और आप ऐसे इंस्पिरेशन एपिसोड बना रहे हैं जिससे लोग इंस्पायर हो। और जिस तरह के चैलेंजेस हमें देखने पड़े थे, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली जनरेशन को वो ना देखने पड़े। थैंक यू वेरी मच। तो रवि जी, आपको ये प्रॉब्लम किस एज से स्टार्ट हुई? सर, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, करीब 12 या 13 साल का, तब मुझे हियरिंग प्रॉब्लम का डायग्नोस हुआ। मेरे घर वाले जैसे दूर से आवाज़ लगाते थे तो उनको पहले लगता था कि ये ध्यान नहीं दे रहा है, शायद मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, उनको लगता था इसका ध्यान जा नहीं रहा है। पर धीरे धीरे किसी ने बोला कि इसको शायद हियरिंग प्रॉब्लम होगा, तो वो चेक करा हियरिंग लेवल, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब माइल्ड लेवल का था। 100% में से कम से कम मेरा 50% हियरिंग लॉस पहले से ही था बचपन से बाय बर्थ, बट उसको डिटेक्ट होने में कम से कम 12-13 साल लग गए। उसके बाद मुझे रिकमेंड किया गया। आपको हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ सबसे पहले? हाँ जी सर, पहले मेरा हियरिंग प्रॉब्लम था एंड उसके लिए मुझे रिकमेंड किया गया था कि आप हियरिंग एड यूज़ करें तो आपको थोड़ा जो पास पास का सुनाई देता है उसके साथ साथ आपको थोड़ा दूर का भी सुनाई देगा। बचपन में मेरे को बिल्कुल छोटी छोटी वॉइस नहीं सुनाई देती थी, जैसे पानी का बहना, चिड़िया का चहकना, ये सब नहीं सुनाई देता था एज ए नॉर्मल पर्सन। 12 साल तक आपने सुना ही नहीं ये चीज़ें? हाँ जी सर। उसके बाद भी में भी नहीं आया ये सब कुछ? नहीं सर, बचपन में इतना ध्यान जाता नहीं है ऐसे टर्म्स पे कि ये भी दिक्कत हो सकती है। इवन पेरेंट्स का भी नहीं गया ध्यान इतना। काफ़ी टाइम निकलने के बाद आप देख सकते हैं 12-13 साल से कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, बट समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आपको विजन की प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? सर, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मैं जब 15 साल का था, 10th स्टैंडर्ड में। तब मैं ट्यूशन्स वगैरह खेलने वगैरह जाता था। मुझे क्रिकेट से काफ़ी डर लगता था, जैसे ना बॉल फास्ट बॉल आती थी जैसे, तो वो दिखती नहीं थी। मुझे काफ़ी क्रिकेट खेलने से डर लगता था, मैं क्रिकेट से बड़ा परहेज करता था। अचानक से एकदम से बॉल आ जाती, वो दिखती नहीं होगी? हाँ, एकदम फास्ट मूवमेंट वाली चीज़ें दिखती नहीं है, तो ये सब बातें तब समझती नहीं थी। जब मैं 15 साल का था तब मुझे दिक्कत आनी शुरू हुई सबसे पहले नाइट विजन की। मैं ट्यूशन से आता था साइकिल वगैरह से, और रात को शाम के बाद हम लोग खेलते थे सारे बच्चे मिलके, तब मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, बट मेरा कभी ध्यान नहीं गया। और तब मैं फ्रेंड्स के साथ होता था, स्कूल फ्रेंड्स या फिर ट्यूशन फ्रेंड्स, तो घर वालों का भी इतना ध्यान नहीं गया। और मुझे ऐसा लगता था जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शायद सबको वैसा ही दिखता होगा, ये था। पर कभी कभार जैसे घर वालों के साथ डिनर पे जाते थे, किसी का बर्थडे होता था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था रास्ते में। तो वो लोग बोलते थे कि तुम नाटक क्यों कर रहे हो, तुमने क्या कोई मूवी देख ली? मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था, मूवीज वगैरह का, और मेरा इंटरेस्ट भी वही था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, एक्टिंग या मॉडलिंग। मेरे को इतना ज्यादा मूवीज, सॉन्ग्स और टीवी देखने का शौक था। तो वो लोग सोचते थे ये शायद टीवी ज्यादा देखता है तो ये उसको रिसाइट कर रहा है या उसको कॉपी कर रहा है, ये उनको लगता था। तो वो लोग बोलते थे तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो ऐसे, ये क्या दिख नहीं रहा तुम्हें, इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, ये रास्ता नहीं दिख रहा तुमको, ऐसे कर रहे हो, ये इतनी बड़ी गाड़ी तुमको नहीं दिख रही है, ऐसे क्यों कर रहे हो, इतनी तो लाइट है, इतना भी कम क्या है। तो ये करीब 1-2 साल चला।
फिर उनको डाउट हुआ कि जितनी बार हम रात को बाहर जाते हैं शाम के बाद तो उसको दिक्कत होती है, और ये इतने लंबे टाइम से बोल रहे हैं कि आरपी की दुविधा ही ऐसी, आरपी में सिम्टम इस तरह के आते हैं, सामने वाले को समझ ही नहीं पाता कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ। हाँ जी सर। और खुद को भी नहीं पता लगता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो आपका कैसे डायग्नोज हुआ आरपी? उसके बाद मेरे घर वालों ने सोचा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने उस टाइम एक दो डॉक्टर को दिखाया, बट उनको डायग्नोज नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरे घर वालों ने डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया कि इसको जो शाम के बाद कम दिखता है और ये इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, शाम के बाद ये चलता धीरे है, भागना छोड़ देता है, ये सब होता था। और उन्होंने बताया था कि चांद की रोशनी में कम दिखता है। तो डॉक्टर ने हंस के बोल दिया कि चांद की रोशनी में किसको दिखता है सर, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा है शायद बता नहीं पा रहा होगा। डॉक्टर ने सीरियसली नहीं लिया आरपी को? सीरियसली नहीं लिया। तो जो छोटा मोटा टेस्ट होता है हमारा, थ्रेशोल्ड या विजन टेस्ट, वो कर लिया। वो विजन प्रॉब्लम तो तब आती नहीं थी, तब रीडिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने कहा सब ठीक है, अब बेवजह परेशान हो रहे हैं। तो यही बात होती है ना रवि जी, घर वाले सोचते हैं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इन चीजों में क्यों दिक्कत है? हाँ तो समझ नहीं पाते ना, आरपी में कह नहीं सकते कि किस चीज में दिक्कत आ जाए। ना दिखने को बड़ी चीज ना दिखे और दिखने को छोटी सी भी चीज दिख जाए आरपी में। हाँ जी, ऐसी प्रॉब्लम होती है सबके साथ। हाँ जी। फिर 11th-12th मैं पढ़ने में बहुत ही वीक था। मेरा इंटरेस्ट पूरा टीवी वगैरह में था, डांस वगैरह में, और एक्टर्स को कॉपी करने में थोड़ा सा। तो मैं पढ़ने में बहुत ही वीक था, तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी भी नहीं थी। 10th मैंने जैसे तैसे पास कर ली। उसके बाद आया 11th-12th, उसमें थोड़ा मैंने पढ़ने पे फोकस किया। और पर जो मेरा 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था वो मेरा ख़राब हो गया इस वजह से, क्योंकि जो मेरी एग्ज़ाम की सीट थी वो वहाँ पे इतना लाइट नहीं था। और मुझे 3-4 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिजिक्स मैथ्स, तो इनमें मेरे इतने कम मार्क्स आया, जस्ट मैं पास हुआ हूँ इसमें, जबकि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा जा सकता था 80+ मार्क्स की वजह से। सिर्फ लाइट की वजह से। तो आपने टीचर को बोला भी नहीं हॉल में? नहीं सर, उस टाइम मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, बट मुझे लग रहा था शायद कि मुझे ही नहीं दिख रहा है, शायद सब लोग तो बैठे हुए हैं आराम से, सब लोग लिख रहे हैं। और पेपर मतलब आधा धुंधुला दिख रहा था और आधा नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि पूरा ही नहीं दिख रहा था, जैसे अंधेरे में होता है कि पूरा ही नहीं दिख रहा है, बट ये था कि थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसकी बेसिस पे ही मैंने अपना एग्जाम लिख दिया। और तब ये ध्यान में भी नहीं आया कि मुझे ये दिक्कत है, इस वजह से हो रहा है। एग्जाम दिए, मेरा रिजल्ट, एक में मैंने स्टेट लेवल पे टॉप किया था फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें मेरे 99 थे। उसके लिए मुझे सीबीएसई बोर्ड से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का वो मिला था, स्टेट लेवल पे टॉप करने पे। और 2 एग्जाम जो मेरे काफी स्ट्रॉन्ग थे उसमें मैं जस्ट पास हुआ था। उसके लिए मुझे काफी बुरा लगा था कि इतना पढ़ के मेरा ये क्यों हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी इतने अच्छे से। ये सब अवेयरनेस की कमी है, आपको खुद को नहीं पता लगता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी फैमिली वालों को भी नहीं पता लगा कि हाँ कुछ जी, प्रॉब्लम जैसे है कि आप इसके साथ। स्कूल टाइम में रहते हैं तो स्कूल में, ट्यूशन में और खेलने में टाइम निकल जाता है। हाँ। फैमिली में जितना टाइम निकलता है उसमें फैमिली को नहीं पता लग पाता है। और आप डॉक्टर के पास गए तो वो भी नहीं पकड़ पाया आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वहाँ डायग्नोज होता था तब भी कुछ हो सकता था। तब भी कुछ हो सकता था, एग्जैक्टली सर। डॉक्टर को एटलीस्ट सीरियस लेना चाहिए कि अगर वो इतना क्लियरिटी में बता रहे हैं कि इसको शाम के बाद इसके मूवमेंट धीरे हो रहे हैं या ये इसकी कुछ अलग हलचल हो रही है। जैसे मैं दिन भर में बहुत उछल कूद करता था और शाम होते ही जैसे चिड़िया घोंसले में चली जाती है, बिल्कुल शांत स्वभाव से, उनका पता नहीं लगता। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ पुणे में कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने ऑप्ट किया जैसे तैसे। एक्चुअली मेरा मुंबई फोकस था, क्योंकि जो मेरा ड्रीम था वो मॉडलिंग और एक्टिंग था। तो मैंने बहुत जिद करी, मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे थे हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से। मेरे स्कूल में भी काफी बुलिंग फेस करना पड़ा था हियरिंग की वजह से, क्योंकि मैं एड्स पहनता था और मैं इकलौता बच्चा था स्कूल में जिसके हियरिंग एड्स थे, जहाँ काफी सारे बच्चे आते, 300 से 400 के करीब। और मेरा अपनी क्लास में काफी मजाक बनाया जाता। टीचर्स का काफी अच्छा सपोर्ट था, वो बोलते थे सर माने की क्या बात है, लोगों को चश्मे भी लगे होते हैं, जैसे जैसे जिसकी दिक्कत है सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं। टीचर्स काफी अच्छा समझाते थे। घर वाले बार बार स्कूल आके बोल के जाते थे कि इसको फर्स्ट बेंच पे बैठा। तो मैं फर्स्ट बेंच पे, जैसे टीचर तो बैठा देते थे, अब जब टीचर जाता था तो बच्चे चिढ़ाना चालू कर देते थे, ए बहरे, अरे ये तेरा क्या लगा रखा है गान में। और इस तरह के वर्ड्स काफी ज्यादा अगर कम एज में सुनने पड़े तो आप काफी डिप्रेस हो जाएंगे। मेरे केस में ये था कि मैं उठ के पीछे बैठ जाता था या हियरिंग एड्स ही नहीं लगाता था। उसकी वजह से मेरा एजुकेशन में काफी लॉस हुआ, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब साथ ही बच्चे बोलेंगे इसलिए आपने हियरिंग एड्स निकाल दिया आपने? हाँ जी, उड़ाएंगे इसलिए।
हाँ जी, वो लोग मुझे अलग अलग आवाजें निकाल के मतलब चेक करते थे कि ये कौन कौन सी आवाजें सुन पा रहा है। क्लास में जैसे एक लेक्चर खत्म हुआ और बीच में जो 5-10 मिनट का गैप रहता है तो उसमें बस ये ट्राई मारते थे। मुझे काफी अलग लगता था, मैं काफी स्कूल में अकेला भी रहता था स्पोर्ट्स वगैरह में। अच्छा, ये था, आपके ये फ्रेंड्स रीजन भी था। कम थे स्कूल में इस वजह हाँ से? जी सर, स्कूल में हाँ जी लिमिटेड थे। जो लोग मजाक नहीं उड़ाते थे हार्डली 5 या 6 ही थे। उसके अलावा जो जितने आपको बॉयज थे, समझते थे अच्छे से? हाँ जी, उसके अलावा जितने थे 20-25 वो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए थे, तो उनसे बात करने में भी मन नहीं लगता था। उनसे ऐसे लगता था कि ये दिखे ना, इनसे दूरी जितना बनाए रखो उतना ही अच्छा है। तो रवि जी, ऐसे लोग तो सब जगह मिलेंगे, कुछ आपके साथ देंगे, कुछ आपको तंग करेंगे, सब हाँ जगह जी, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है। ये किसी को भी इस तरह का अपना लॉस नहीं करना चाहिए कि आपने हियरिंग एड्स निकाल ली, आपकी पढ़ाई छूट गई। इस वजह से मेरी पढ़ाई भी छूटी। जैसे मैं पीछे जाके बैठ जाता था वो तो तो मुझे है ही सुनाई जब तो आपको। देखता नहीं था, और मैं देख के ही अपना काम चलाता था। जो भी नोट्स वगैरह जो भी हमें लिखना पड़ता था वो सब मेरा बस आइज के ऊपर डिपेंड था। हाँ, हियरिंग से और मैं कुछ भी नहीं आइज करता पे था। भी जब आपको दिक्कत आने लगी तो तब प्रॉब्लम और बढ़ेगी होगी पढ़ाई में आपकी। हाँ जी सर, फिर मेरा पुणे में एडमिशन हुआ था, मैं वहाँ गया था। मुंबई में मुझे लेना था बट मेरे मार्क्स कम थे हम्म। थोड़े, तो मुझे पुणे में लेना पड़ा। मैंने बहुत जिद करी घर वालों से और वहाँ एडमिशन लिया। हॉस्टल में रहता था मैं। हम्म। पहले ही मंथ में वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था जिसके लिए हमें इवनिंग में बाहर जाना था। अच्छा। और वो करीब करीब कॉलेज के बैक रोड पे था। 15 मिनट्स हमें वॉकिंग करके। इवनिंग में तो हम जैसे 4-5 बजे निकले और रात को वहां से आ रहे थे 7-8 बजे। हम्म। तो जो रूट था वो थोड़ा विलेज एरिया में आता था कॉलेज, तो वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था शाम के टाइम। कॉलेज के सामने तो थी लाइटें बट बैक साइड से जो रूट था उसमें नहीं थी। तो जैसे ही मैं वहां से निकला तो मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल ब्लैंक, पूरा अंधेरा। कुछ लोग काफी आगे निकल गए थे जो साथ में थे, सेमिनार के लिए आए थे। तो पूछे कि तुम क्यों रुके हुए हो, क्योंकि वो काफी साइलेंट एरिया था, तुम क्यों रुक गए यहाँ पे। ये मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा थोड़ा मैंने बहाना भी मारा कि मेरा सर वर चक्कर आ रहा है, आप प्लीज मुझे हेल्प कर दो। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी, मतलब मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, तो मैं उनके साथ चलते चलते अपने हॉस्टल तक आया। तो मुझे लगा कि यहाँ सब लोग आगे निकल गए। ये मेरी दी हुई बात मेरे दिमाग पे ऐसे ट्रिगर करी कि सब लोग आगे निकल गए, तू ही क्यों वहाँ खड़ा रह गया और तुझे ही क्यों नहीं दिख रहा था। फिर मैंने नेक्स्ट डे था ना कि मेरे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि तुम्हारे साथ के 20 लोग आगे निकल गए, तुम अकेले वहाँ खड़े हाँ, रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम सबके साथ नहीं है, नाइट में औरों को दिखता है, मुझे नहीं दिख रहा, बस हाँ ऐसा पता जी, लगा वो तुम्हें तो। बिल्कुल कंफर्टेबल ही जा रहे हैं और मुझे एक चीज तक, मेरे नेक्स्ट स्टेप पे, मेरे अगले कदम पे क्या है मुझे ये नहीं वो पता आपको था। नहीं दिखाई दे रहा। पहले आप समझते होंगे कि ये सबके साथ होता होगा नाइट में तो। हाँ जी सर। फिर तो मैं फिर आपने। नेक्स्ट डे डॉक्टर गया कॉलेज से छुट्टी लेके। अच्छा। वहां जाके मुझे बोला गया कि आपकी आंखें डायलेट करनी पड़ेंगी, आपको कुछ टाइम के लिए धुंधुला दिखेगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि कहीं ये आंखें ना निकाल ले या कुछ और ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेला आप ही आया था। घबरा गए ना मैंने मतलब। घर पे बताया था और ना ही मैंने किसी फ्रेंड्स को बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि बुली ना हो जाए कि मेरा विजन प्रॉब्लम की वजह से, जैसा मुझे स्कूल में फेस करना पड़ता था। इसलिए मैंने हमेशा इसको छुपा के ही रखा। तो फिर मैंने उसको घर पे बोला कि मैं थोड़ा सा आई चेकअप करा रहा हूँ, तो ये ड्रॉप डाल रहे हैं तो मुझे थोड़ा धुंधुला दिखेगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कहीं वो आईज ना निकाल ले या कुछ और ना कर दे। जैसे होता है इंडिया में किडनियां निकाल लेते हैं, आपको लगा मेरी आंखें निकाल लेंगे हैं। हाँ जी, जैसे कि उसने बोला कि आपको धुंधुला दिखेगा। मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं कि ऐसा कोई टेस्ट होता है जिसमें धुंधुला दिखे और उसके बाद नॉर्मल हो जाए। इसलिए मैंने घर पे बस फोन करके बोला कि मैं थोड़ा सा आंखों के चेकअप के लिए आंखों को डायलेट किया जाता है जिससे रेटिना की जांच की जाती है। हाँ जी, सब उन्होंने थोड़ा आंखें मेरी डायलेट करी और टॉर्च वगैरह से और उनके जो भी मैग्नीफायर टाइप रहता है उससे आंखें चेक करी। उन्होंने बोला आपको थोड़ी दिक्कत है, आपको मैं थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करता हूँ जहाँ मशीन्स वगैरह अवेलेबल है, और ये आपको दिक्कत है आप अभी अवॉइड करें बाहर जाना, और आप नेक्स्ट डे वहाँ पे जाना अपॉइंटमेंट लेके और अपने सारा चेकअप कराना, वहाँ प्रॉपर मशीन्स अवेलेबल है। फिर मैं नेक्स्ट डे उस डॉक्टर के पास गया एंड सारे मशीन से चेकअप हुए। फिर उन्होंने बताया कि आपके साथ कोई है कि आपकी उम्र कितनी है, तब मेरी 17 ही उम्र थी। अच्छा। जब मैं कॉलेज के जब सेंटर हुआ था 1 महीने बाद ही का इंसिडेंट। उन्होंने पूछा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। अब मैं थोड़ा फिल्मी मूड में था क्योंकि टीवी में तो ऐसे ही देखते थे कि जब पेरेंट्स को बुला रहे तो कुछ सीरियस होगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, मुझे बताओ पहले। तो ये था।
तो डॉक्टर कह रहे नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए। मैंने कहा सर मैं दिल्ली से आया हूँ, हरियाणा साइड से, तो वो नहीं आ सकते, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा लेट इवनिंग अवॉइड करना है या किसी की हेल्प लेके जाना है, आपको नाइट विजन की दिक्कत है सर, और आप फ्यूचर में आपका विजन थोड़ा सा डिटोरिएट होगा, आपको थोड़ा धुंधुला दिखेगा फ्यूचर में। ये आपको डिसीज है रेटिना पिगमेंटोसा है, जिसको आरपी बोला जाता है। ये, और दूसरी डिसीज है मैक्युलर डिजनरेशन, जिससे सेंट्रल विजन थोड़ा सा लॉस होता है, ये आपको इसके साथ अटैचमेंट में हो गया है। तभी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा थोड़ा धुंधुला दिखेगा उसने बोला, तो मैंने सोचा चश्मा लगा के ठीक हो जाए। पर ऐसे करके मैं घर आ गया। फिर अभी मुझे डाउट हुआ ये तो कैसे। आपने उनको हियरिंग प्रॉब्लम नहीं बताई अपनी? हाँ जी, मैंने बताई थी उनको हियरिंग प्रॉब्लम। तो उन्होंने कोई कनेक्शन बताया इनका आपस में? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस मुझे विटामिन की टैबलेट्स रिकमेंड किए और बोला कि इसका अभी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, पर आप टेंशन मत लेना, लाइफ में सब आराम से हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा के भेजा, क्योंकि मैं 17 ही साल का था और साथ में कोई था नहीं। मैं वापस आया, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसी कैसी बीमारी है कि इसका ठीक नहीं हो सकती है। फिर मैंने नेक्स्ट डे अपने डिजिटल लाइब्रेरी में गया अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ सारे कंप्यूटर्स फुल हो जाते थे और मुझे थोड़ा छुपा के भी सर्च करना था। उस टाइम इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, मतलब हम लोग बस मेल भेजते थे और नेट ऑफ कर देते थे, इस तरह का इंटरनेट कनेक्शन रहता था हमारा। तो मैंने वाईफाई रूम में गया डिजिटल लाइब्रेरी के, और जल्दी गया सुबह ताकि कोई और देखे ना कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। मैं अपने डॉक्टर का पेपर ले गया, वहाँ मैंने इस बीमारी को सर्च किया। तो जो मैंने पढ़ा उसके बाद मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। उसमें लिखा था नो क्योर और मे बी कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ सकता है। वो पढ़ के मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। यही आपसे डॉक्टर छुपाना चाह रहे थे, इसलिए आपकी फैमिली वालों को बुला रहे थे, वो ये बताना नहीं चाह रहे थे आपसे डॉक्टर, ताकि कहीं आप डिप्रेशन में ना आ जाओ ये सुन के। जैसे ही मैंने रीड किया मेरी हालत खराब, मेरा वहीं रोना छूट गया और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैं 3-4 दिन बेड पे ही रहा। उसके बाद मैं ना कॉलेज गया, ना मैंने किसी से बात करी, ना मैं ठीक से खाया पिया था। ये था, मतलब आप लगा लीजिए 3 दिन का ऐसा बहुत ही बड़ा झटका पड़ गया कि मैं 3 दिन बेड पे आ गया कि मैं ब्लाइंड होने वाला। लगता है एक आप नॉर्मल जी रहे थे, एकदम से आपको पता लगा कि आपको ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, और वो बीमारी एकदम अंधेरे पर जाकर रुकेगी, तो किसी को भी शॉक लग सकता है। हाँ जी, इससे बड़ा झटका मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला था। इससे पहले मैं बहुत आराम से नॉर्मल, इससे बड़ा झटका लाइफ का हो भी नहीं सकता कोई और। हाँ जी, जैसा कि मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल थी, ऐसा कभी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि आराम से कोई दिक्कत नहीं आई थी बचपन से मुझे, और एकदम से ऐसा आया कि अब मुझे लगा कि क्या होगा। और उस टाइम पे ऐसा था कि ब्लाइंड मतलब आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप अब मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे, अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फिर आपने कैसे अपने आप को संभाला? सर मैंने जो मॉडलिंग वगैरह का था, मैंने सोचा ये प्लान अब काम नहीं आएगा यहाँ पे आके, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसे हो गई। 3 दिन जब मैं बेड पे था कम्प्लीटली, सब लोग आके पूछ रहे थे क्या हो गया, ये क्या दीवार को देख कर रोए जा रहा है, तो ऐसे क्या हो गया, ऐसा क्यों उदास बैठा हुआ है, कभी इधर बैठ रहा हूँ कभी उधर खिड़की पे जाकर बैठ रहा हूँ ऐसे। तो फ्रेंड्स वगैरह आके पूछ रहे थे कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, पहला ही महीना है, और टीचर्स पूछ रहे कहाँ गया 3-4 दिन से। ये दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने जो 3 दिन थे उसमें काफ़ी सोचा। मैं पढ़ाई में भी बहुत वीक था, और जो मैंने पढ़ाई करी थी उसका मुझे रिजल्ट मिला नहीं था, तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरे घर वालों की मुझे बाहर भेजने की कंडीशन नहीं थी कि एटलीस्ट तब मैं पास हो जाना, तो कैसे भी पास हो जाना, क्योंकि मैं फेल भी हो जाता था। 5 सब्जेक्ट हो तो मैं 2 या 3 में से फेल हो जाता था, ऐसा कंडीशन था। उन्होंने बोला बस कैसे भी पास हो जाना, जितने पैसे लगा रहे हैं हम वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए, तो कैसे भी पास हो जाना। मैंने सोचा ये कंडीशन पे भी सरवाइव करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने भेजा है, और दूसरी कंडीशन ये थी अगर तू फेल हुआ तो तुझे पहले साल में ही वापस ले आएंगे। तो मैंने सोचा कि फिलहाल मुझे यहीं रहना है, तो मैंने अपनी पढ़ाई का ठाना कि मेरे को कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि मैं भीड़ से अलग आ पाऊँ और जिससे मेरा लाइफ भी बन जाए। ऐसा नहीं कि काम चलाने के लिए मेरी लाइफ बने। वहाँ से मैंने पढ़ना चालू किया। पहले ही महीने में मेरे को पढ़ने की बिल्कुल हैबिट नहीं थी। मैं सारी किताबें लेके बैठा पढ़ने के लिए, और बहुत पढ़ता था। पहला सेमेस्टर ऐसा था कि इतना सारा पढ़ के भी मेरे कम मार्क्स आए, बट उसके बाद
देखते ही देखते 4 साल में नहीं तो हमेशा टॉपर लिस्ट में ही मेरा नाम रहा है। एक फेलियर स्टूडेंट का 4 साल टॉपर लिस्ट में नाम रहा है अपने डिपार्टमेंट से। आउट ऑफ 150 स्टूडेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, मेरा हमेशा टॉपर लिस्ट में नाम था। तो आपने अपना फोकस पूरा पढ़ाई पे कर लिया, वो एक्टिंग और मॉडलिंग से हटाकर। हाँ जी और सर। उसमें आपको रिजल्ट भी मिला फिर आपको हाँ कॉलेज जी में। सर। मुझे यही था कि अब ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे कोई ऐसे पीछे ना छोड़ दे, कोई मुझे बुली ना करे। अब मुझे पहले ही एक एक्सपीरियंस था हियरिंग में बुलिंग का, जो उसकी स्टूडेंट्स थे। तो मुझे ये पता था कि अगर मेरा अच्छा स्कोर होगा, सब टीचर्स मुझसे बात करेंगे, सब बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह बात करेंगे। और टॉपर बनने के बाद वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। टॉपर बनने के बाद 4 साल लगा था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ होगा और जो विजन का डिप्रेस था वो भी दूर हुआ होगा इस चीज से। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम मैं प्रिंट रीड कर लेता था, पर मुझे ब्लैक बोर्ड हाँ। का नहीं दिखाई देता था। अब मैं स्कूल में कैसे लास्ट बेंच पे बैठ जाता था हियरिंग एड्स निकाल के, अब मैं कैसे बैठता था, अब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था। हियरिंग प्रॉब्लम मैंने कॉलेज में नहीं बताई, ना ही मैं अपनी हियरिंग एड्स लेके गया था। मुझे वो दोबारा फेस नहीं करना था, तो मैंने स्कूल में किया। ये भी मेरी सेकंड गलती थी अगर मैं आपको बताऊँ तो। अगर शायद मैं लगा लेता तो मैं अच्छे से पढ़ पाता, कम्युनिकेट कर पाता। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ जाता था कि सुनाई भी दे जाएगा और जितना दिखना है वो उतना तो दिख ही जाएगा, फर्स्ट बेंच से आगे क्या बैठना है। तो मैं अपना सारा रीडिंग जो था प्रिंट दिख जाता था, ब्लैक बोर्ड पार्शियली दिखता था मुझे उस टाइम पे। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था ब्लैक बोर्ड पे भी, मैं सुन के ही अपने सारे नोट्स वगैरह जो भी बनाना था सब बना लेता था। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद सर लास्ट ईयर में कंपनीज आती है, और जैसा कि टॉपर था मैं, तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी कि इसको सबसे अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। जैसे कि 3-4 स्टूडेंट ही थे आउट ऑफ 150, जिससे टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, एचओडी की एक्सपेक्टेशन डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा थी। मेरे कुछ इंटरव्यू हुए, किस में सिलेक्शन हुआ, कुछ में नहीं हुआ। पर मुझे ये बात कहीं ना कहीं हमेशा, जब भी 4 साल में बहुत खलती थी कि तेरा आगे क्या होगा, तुझे नहीं दिखाई देगा तो तू काम कैसे करेगा, तू पढ़ाई कैसे करेगा। मैं हर चीज़ आँख बंद करके देखने की कोशिश करता था, तो मैं उतना ही डर जाता था। जैसे मैं कोशिश करता था कि बुक हाथ में रखूँ, अब मुझे नहीं दिख रहा है, इमेजिन किया मैंने, तो मैं डर जाता था। अब मुझे ये नहीं दिखेगा तो मैं कैसे चलूंगा इस रास्ते पे, ये इमेजिन करता था मैं अपने आप को कभी कभार आंखें बंद करके, कि अगर तेरे सामने हमेशा के लिए अंधेरा आ गया तो तू क्या करेगा। फ्यूचर को अभी से इमेजिन करते थे, जो हुआ नहीं है उसको, मतलब इतना डर था आपको आरपी का। हाँ जी सर। वो जो मैंने जब पढ़ा था ब्लाइंड वर्ड, उसमें यही था कि अब मैं आगे करूंगा क्या, कि मुझे ब्लाइंड होने वाला है, अब तो लाइफ में करेगा गया, ये मेरे पास क्वेश्चन था। आपको लगा कि जब मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा तब मैं अपने कैसे जीऊंगा, कैसे करूंगा काम अपने। कैसे मेरा आना जाना होगा, कैसे मैं कमाऊंगा, कैसे मैं पढ़ूंगा और किस तरह से काम किया जाएगा, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर तो मेरे फिर हाथ में आया एक बड़ा पैकेज कंपनी का लास्ट ईयर में, जिसका इंटरव्यू चला 40 मिनट और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चला। लास्ट में मैंने सोचा कि उनको पता होना चाहिए कि जो मुझे हायर कर रहे हैं कि मुझे विजन प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें 2 या 2.5 साल का बॉन्ड साइन करना था। तो उनको मैंने एंड में बता दिया कि मुझे थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम है, तो मे बी इन बिटवीन मुझे शायद से ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम आ जाए या लो विजन में हो जाऊँ, ये थोड़ा कम दिखे। मैंने क्योंकि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब थी सॉफ्टवेयर में, तो कम्प्लीटली हमें कंप्यूटर पे ही काम करना होता था, चाहे मैग्नीफाई करो, जूम करो, ऐसे करके। उस टाइम आपको स्क्रीन रीडर वगैरह का पता नहीं था? नहीं सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और इसका मुझे काफ़ी रिग्रेट होता है कि काश ये मुझे पहले पता होता, तो शायद मैं अपना विजन अच्छे से यूज़ कर पाता और रिस्टोर भी कर पाता। तो क्या कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको कंपनी की तरफ से? सर मुझे रिस्पॉन्स के में रिजेक्शन ही मिला। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। जैसे ही मैंने बताया कि मुझे विजन प्रॉब्लम है और मेरा फ्यूचर में विजन प्रोग्रेसिव डिटोरिएट होगा, मुझे तुरंत 2 सेकंड्स के अंदर उन्होंने आपस में बात करी कुछ, जो कि मुझे सुनाई नहीं दी वहाँ पे, और मुझे बोल दिया गया कि आप जा सकते हैं, आपको हम नहीं ले पाएंगे, ऐसी हेल्थ कंडीशन हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कंपनी वाले। तो कंपनी वाले भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं हम जिसको हायर कर रहे हैं वो हमें पूरा काम करके दे। हाँ जी, बिल्कुल फिजिकली फिट हो, उन्होंने भी यही सोचा। प्रॉब्लम में काम कैसे करेगा। हाँ जी, उनको लगा कि एक तो बॉन्ड है 2-2.5 साल का, इन बिटवीन कुछ हो गया तो क्या किया जाएगा फिर। तो ना कंपनी को अपने साइड से प्रॉफिट लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा रिजेक्शन दिया।
इस बात से मैं काफी डिप्रेस हो गया कि बीइंग अ टॉपर, बीइंग इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, टीचर्स, एचओडी वगैरह की, एंड स्टूडेंट इतने सारे थे फ्रेंड्स में कि पूरा मतलब मुझे काफी डिप्रेशन आ गया उस टाइम कि मुझे ऐसा क्यों हुआ रिजेक्शन, कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा हमेशा टॉपर लिस्ट में नाम था, तो ये मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर गया। मुझे आखिरी सेमेस्टर में थोड़ा सा डिप्रेशन फील होने लगा। अब मुझे लगा कि मुझे शायद विजन प्रॉब्लम की वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है, तो मुझे शायद रहना ही नहीं चाहिए यहाँ, शायद मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मुझे जीना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा उस टाइम कि एक तो विजन प्रॉब्लम है और मैंने 4 साल जैसे तैसे अपने मेंटल कंडीशन को ठीक आपने रखा। सभी चैलेंज का सामना कर कर अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद भी आपका रिजेक्शन हुआ, तो आपको सिर्फ इसलिए कि विजन प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जी सर, तो थोड़े मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे उस टाइम डिप्रेशन के, और ऐसा लगता था कि अब रहना ही नहीं चाहिए। somehow मैंने कंट्रोल किया, मैंने फिर घर वालों ये को शौक बोला। भी आपका वैसा ही होगा जैसे पहली बार आपको पता लगा आपको आरपी है और उसका इलाज नहीं है? हाँ जी सर, ये झटका बहुत बड़ा था मेरी लाइफ के लिए कि विजन प्रॉब्लम हो तो ऐसा भी रिजेक्शन मिल सकता है, या कोई हेल्थ इशू हो तो ऐसा इतना बड़ा रिजेक्शन मिल सकता है, जबकि आप सारा क्वालिफाई करके आए हो, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और परसेंटेज भी उस कंपनी का ऐसा था कि जो कि मुश्किल से 3 या 4 लोग भी क्वालिफाई कर पा रहे थे 150 में से, हम 3-4 लोग ही गए थे। फिर आगे आपने क्या किया? उसके बाद उसी बीच जो मेरे लास्ट के 6 महीने थे जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है कंपनी से, तो रिजेक्शन मिल गया। फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत करी है, क्यों ना ये प्रोजेक्ट भी ढंग से ही कर लिया जाए, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छे रहेंगे तो क्या पता दूसरी कंपनी में मिल जाए, इसमें ना सही तो कोई बात नहीं। मार्क्स अच्छे हैं, उसको बेवजह डिप्रेशन लेके उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। उस बीच मेरी एक बात हुई, ऑर्थोपेड जो मेरे सोसाइटी में ऑर्थोपेडिक एक डिसेबल्ड थे व्हील चेयर पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था और जैसे रात के 3-4 बजे तक पढ़ता था और मॉर्निंग में घूमने जाता था, तो वो मतलब व्हील चेयर लेके जा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा अर्ली मॉर्निंग में कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई, उन्होंने मुझे अपनी बताई, तो उन्होंने कहा अपना सर्टिफिकेट जरूर बना के रखना। उस टाइम 2015-16 ही था, चल रहा था जब हमारा RPWD एक्ट आने वाला था, उनको भी शायद इसका थोड़ा नॉलेज था। तो उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट बना के रखो, इस तरह के रिजेक्शन नहीं मिलने चाहिए, आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तब मुझे पता लगा कि हाँ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कुछ होता है और इसको बनवाना चाहिए। फिर जाके मैंने वापस आया था जब छुट्टियों में, फिर मैंने हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर काटे, तब मुझे सर्टिफिकेट बनाने में भी बड़ी दिक्कत आई। विजन प्रॉब्लम आ रहा था 20% लॉस, और वो की बनता नहीं है। उन्होंने डॉक्टर ने बोला 40% का सर्टिफिकेट बनता है। हाँ जी, मैंने कहा मुझे शाम से लेके मुझे सुबह तक दिखाई नहीं देता है जैसे बाहर, तो मेरा आधा दिन तो वहीं चले गया, तो मैं फिर भी क्यों नहीं डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ रहा हूँ, ये मुझे काफी डाउट था। और पढ़ने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, जैसे मुझे ब्लैक बोर्ड तो दिखाई नहीं देता था फर्स्ट बेंच पे बैठ के, और गैप भी नहीं होता था उसमें इतना, और सिर्फ मैं बुक्स ही पढ़ पाता था या फिर फोन में जूम करके, यही मेरे पास ऑप्शन था। तो मेरा सर्टिफिकेट बनने में भी काफ़ी टाइम लग गया। उससे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा वेट करो ना, आपका विजन तो लॉस होगा ही और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सर आप ऐसा कीजिए, आप मेरे को विजन लॉस बचा लीजिए, मुझे सर्टिफिकेट का तो कुछ पता नहीं है क्या होगा इस पे, तो आप मेरा विजन बचा लीजिए, हमें सर्टिफिकेट मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यस, मतलब डॉक्टर भी ये कह रहा है कि आप थोड़ा वेट करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका विजन और लॉस होगा अभी। तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि जैसे कोई करने का वेट करें डॉक्टर के। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं दुनिया में। हाँ जी, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था कि ऐसे कोई मेरा विजन प्रॉब्लम पे बोल दे। मेरा एटीट्यूड पहले मैं काफ़ी शांत रहता था, और जब से थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं थोड़ा एक्टिव भी रहने लग गया कि गलत बोल रहे हो तो फिर मैं भी बोलूँगा, ये मेरा आ गया था। और कॉलेज में भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, वहाँ पे लोकल गुंडे थे, उनसे मेरे बहुत झगड़े होते थे। कॉलेज में लोग मतलब डर के ही रहते थे, और मैं ही इकलौता ऐसा था कि जिसको डर नहीं लगता था, और काफ़ी ज़्यादा उनसे झगड़े होते थे। उस वजह से मुझे अलग अलग नाम भी दिए गए थे, सिंघम और बाहुबली, कि तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो हर फील्ड में, तुम्हें गुंडों से भी डर नहीं लगता, यहाँ के तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, तुम कल्चरल एक्टिविटी में भी अच्छे हो, तो ऑलराउंडर मुझे बाहुबली या सिंघम का नाम लेके कुछ लोग बुलाते थे।
मैं काफी एक्टिव हो गया था अब अपने राइट्स के लिए कि मुझे कुछ करना है करके। उसके बाद मैं घर आया वापस अपना पूरा कंप्लीट करके। मेरा उसके बाद जितनी कंपनीज में मैंने ट्राई किया मेरा नहीं हो पा रहा और मेरा मन भी नहीं लग पा रहा था कि मैं पढ़ के नहीं जाता था। मैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से जो लास्ट एक्सपीरियंस था मुझे लगा रिजेक्ट ही करेगा अब मैं बताऊंगा तो। फिर ऐसा लगता था छुपा लो। मैंने कहा छुपा के क्या होगा, कंपनी को कल ना कल तो पता लग ही जाना है अगर विजन डिटोरिएट काम होगा। करोगे तो पता लगेगा कंपनी को तो। हाँ जी, और विजन डिटोरिएट हुआ तो कुछ तो चेंजेस आएंगे ही हमारे फिजिकल हाँ। एक्टिविटी में। तो मैंने वही रहता था कि कभी लगता था कि छुपा के एंट्री ले लूं। छुपा के एंट्री मैं बहुत आराम से ले सकता था, बट मैंने वो प्रेफर नहीं किया कि मैं अपना विजन प्रॉब्लम छुपाऊं। मेरा ये था कि जिस भी कंपनी में जाऊँ वो मुझे रेस्पेक्ट से जॉब दे, ना कि कोई सिंपैथी या एम्पैथी करके मुझे दे, दया भावना से दे। तो इसलिए मैं बताता था कि मैं काबिल हूँ करके, तो बट उस बेसिस पे नहीं मिल। फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे गए, कैसे सर यहाँ आपका रुझान बढ़ा? सर मैं 2016 जून से डिप्रेशन में था क्योंकि मेरा कहीं भी मन नहीं लग पा रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आते थे दिमाग में। तो जुलाई 2016 के बीच में से लेके मैं 2017 के ऑलमोस्ट सितंबर तक मैं घर में ही था, बेड पे ही रहता था और मैं कुछ नहीं करता था। कभी इंटरव्यू वगैरह कॉल आते थे मैं चले जाता था, बट मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस बहुत गहरा छाप छोड़ दिया था उसने मेरे ऊपर कि मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मैं घर में रहता था तो घर वाले भी काफी सारी बातें कहते थे। पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके थे। हाँ जी, मतलब अलग अलग सुझाव देते थे, तुझे दिन में थोड़ा बहुत दिखता है, तुम टीचिंग का लाइन क्यों नहीं पकड़ लेते, पास वाले स्कूल में चले जाओ, भले ही तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाए, कुछ तो काम हो जाएगा तुम्हारा, अब तूने इतनी पढ़ाई करी है तेरा कोई फायदा तो हुआ नहीं। ये भी मुझे सुनने को मिलता था कि अब तुमने इतनी पढ़ाई करी है तुम्हारा कुछ फायदा तो हुआ नहीं। कुछ रिलेटिव शादी के पीछे पड़ जाते थे कि जल्दी शादी कर लो शायद फ्यूचर अच्छा हो जाए, और शादी भी मतलब ऐसे कर लो कि गांव से कोई लड़की ले आएंगे जिसको पढ़ी लिखी नहीं होगी, उससे करा देंगे तो ऐसा हो जाएगा ये वो। काफी तांत्रिक वगैरह काफी डॉक्टर्स के पास ले गए, ये सारा तो सब कुछ ट्राई करा घर वालों रिलेटिव्स ने। तो उस टाइम मेरा 1.5 साल खराब हो गया अच्छे से इन सब के बीच। हाँ जी सर, ये इसको आप डिप्रेशन स्टेज कह सकते हैं। ये टाइम हर आरपी वालों को भुगतना पड़ता है, ऐसा हर एक के जीवन में आता है, जहाँ वो कोई 1.5 साल कोई 3 साल 5 साल अपने खराब करता है इन चीजों के ऊपर। हाँ जी सर, डिप्रेशन स्टेज आता ही है अगर आप फिजिकली फिट से लो विजन में भी जा रहे हैं या लो विजन से आप ब्लाइंड की तरफ जा रहे हैं, ब्लाइंडनेस की तरफ। डिप्रेशन स्टेज आता ही है, बट देखने की बात ये होती है कि कितना लंबा आता है। मेरे केस में 1.5 साल था, मैंने देखा है लोगों ने 8-8 साल, इतना ज़्यादा मैं सोच के हैरान हो गया। इनफैक्ट आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया अपने ज़िंदगी का डिप्रेशन को, तो ये नहीं होना चाहिए था। और डिप्रेशन का रीज़न भी सिर्फ यही था कि तुम्हें दिखता नहीं है। क्या एक बात से तुम्हारे बॉडी के बाकी पार्ट काम करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग चल रहा है, तुम्हारी धड़कन चल रही है, तुम्हारी सांसें चल रही है। आपको पता नहीं था जो नहीं दिख रहा उसकी कमी कैसे पूरी करनी है मुझे। हाँ जी, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता था। 2017 तक भी मुझे कुछ नहीं पता था और मैं डिप्रेशन में जाया जा रहा था। फिर आप कैसे इस डिप्रेशन से उभरे और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया? यस सर, उस टाइम मेरी जो बड़ी बहन थी, मेरी 3 बड़ी बहन हैं जिसमें से 2 सेटल थी और एक का भी सेटल होना था, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही थी पढ़ने के लिए दिल्ली में। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे भी जाना है, मुझे वहाँ थोड़ा कंप्यूटर का कोर्स करना है। मैंने झूठ बोला उनसे कि मुझे कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, मुझे भी जाना है तो दिल्ली इन्हीं के साथ। तो घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, तू यहाँ 1.5 साल से बस बेड पे पड़ा है, वहाँ जाके पढ़ेगा और खर्चा ही बढ़ाएगा, इससे अच्छा तो घर में ही रह ले। बट मेरा कुछ ना कुछ मैंने दिमाग में सोचना शुरू किया। मैंने ये सोचा था कि शायद गवर्नमेंट जॉब में जो प्रोविजन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो क्यों ना मैं उसमें देखूं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में मुझे डिसेबिलिटी ग्राउंड पे निकाला है और मैंने सुना था कि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में डिसेबल्ड लोगों के लिए अच्छे से इंक्लूजन बनाने की कोशिश हो रही है। सर्टिफिकेट भी साइड के साइड बनने का प्रोसीजर चालू था। तो मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए और मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा मैं बस आप मुझे रहने का दे दीजिए, बाकी मैं खुद से देख लूँगा। तो मुझे 15-20 दिन लगे कन्विंस करने में, आखिरी में वो नहीं माने और फिर मैं निकल गया दिल्ली के लिए। वो नहीं माने आखिरी में, मैंने जिद करी, मैं निकल गया।
अपनी सिस्टर के साथ ही। उसके बाद मेरे पास कुछ सेविंग थे, मैंने कोचिंग वगैरह का पता किया था। मेरे जो सेविंग अमाउंट था कुछ मेरे पास 8 या 9 हज़ार रुपये थे, और क्लास भी इतने में ही हो रही थी, बस मेरे पास रहने का खर्चा नहीं था बिल्कुल भी, और सपोर्ट भी नहीं था कहीं से। मैंने सोचा मैं जैसे तैसे क्लास ज्वाइन करता हूँ, बाकी सब जुटा लेंगे, रहने का कितना आएगा 4-5 हज़ार में एडजस्ट कर लेंगे मैक्सिमम। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ अपनी सिस्टर के साथ, वहीं रूम लिया हमने छोटा सा, उसमें रहते थे हम दोनों। एंड उन्होंने वो अपनी प्रिपरेशन करती थी और मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। मेरा फीस का क्या हुआ था कि मुझे तो पैसे दिए नहीं गए थे पढ़ने के लिए, कि तुम्हें विजन प्रॉब्लम है, ऐसा क्या कर लोगे, और तुम 1.5 साल से घर में ही तो हो, यहाँ पे लेटे रहते हो, वहाँ जाके लूटोगे, खर्चा बढ़ाओगे फालतू का 8-10 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा लगाने की। लेटना ही है तो यहीं लेट जाओ, यहीं लेट के दीवारें देख लो तुम्हें, और रोना ही है तो यहीं रो लो, इतने दूर क्यों जाना है। फिर जिस कोचिंग का मैंने डिसाइड किया था उसकी फीस कुछ 8-9 हज़ार थी उस टाइम, और एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट मेरे पास था जो मैंने कभी काम करके कमाया था मॉडलिंग वगैरह में, उतना ही अमाउंट मेरे पास था। तो मैं जब एडमिशन लेने गया तो उन्होंने कहा फीस बढ़ गई है, 12 हज़ार हो गई है। मैंने कहा ऐसे कैसे फीस बढ़ गई, मैंने पहले पता किया था तब 8-9 हज़ार थी, अब आप 12 हज़ार ऐसे कैसे। वो कह रहे जैसे जैसे बैच फुल होने लग जाते हैं हमारी फीस बढ़ जाती है। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूं और कहाँ से पैसे जुटाऊं, घर भी छोड़ के आ गया और कैसे करूं। फिर मैंने सोचा कि उनके मैनेजर से बात करूं, जो वहाँ के मैनेजर है कोचिंग के। वहाँ मैं एंटर किया, उनको मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि मेरा फीस इतना रख लीजिए, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू भी है, मेरे पास सपोर्ट भी नहीं है। तो मैं उन्होंने मेरा हेल्थ इशू पूछा, मैंने कहा मुझे थोड़ा हियरिंग और विजन प्रॉब्लम है, तो वो मेरी टांगे देखने लग गया। तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम कि वो क्या कर रहा था। तो मुझे ऊपर से नीचे घूर के देख रहा था, तो थोड़ा मेरे कान पे भी नजर मार रहा था, तो थोड़ा मेरे पैरों पे भी देख रहा था। तो वो ये देख रहा था कि जो बता रहा है ये क्या ये फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, जो ये डिसेबिलिटी बता रहा है वो मेरा फिजिकल बॉडी में देखा। तो मुझे 5 मिनट बाद समझा कि वो क्या कर रहा था, और ये देख रहा था कि ये जो बता रहा है क्या वो फिजिकल बॉडी में आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा सर मेरा हियरिंग प्रॉब्लम है जो कि कान के अंदर होता है, आपको बाहर से नहीं दिखेगा हियरिंग प्रॉब्लम। और उसने ऐसा भी सोचा होगा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ जी, तो उस टाइम मेरे पास सर्टिफिकेट बन गया था, मैंने उनको दिखाया, हियरिंग का मेरा बन गया था, मैंने उनके हाथ में दिया। फिर वो पढ़ने के बाद फिर मेरे ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो मैंने कहा सर उसमें लिखा हुआ है हियरिंग का प्रॉब्लम है, इतना % है, ऐसे आप जिस तरीके से स्कैन करके देख रहे हैं ना मुझे, तो इसमें आपको नहीं दिखेगा। उसने कहा ठीक है मैं आपका फीस इतना कर देता हूँ, बट आपको इसमें कुछ पैकेज नहीं मिलेंगे जो कि इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे। मैंने कहा ठीक है मुझे फिजिकल क्लास ही चाहिए, आपके जो बाकी ऑनलाइन पैकेज है वो मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके मैंने उनको कन्विंस किया, और जितने मेरे पास पैसे थे 8-9 हज़ार मैंने वो दे दिए, और मेरा एडमिशन हुआ कोचिंग में। और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, और मुझे याद है वो बिल्कुल बोर्ड के पास में होता था, तो मुझे बोर्ड भी दिख जाता था, और जो बोलते थे वो स्पीकर पे रहता था, तो मेरा वो इशू नहीं था, ना हियरिंग का इशू है ना विजन का, क्योंकि मैं बिल्कुल फर्स्ट बेंच स्पीकर लगा था। हाँ जी, माइक और स्पीकर का यूज होता था, तो मुझे वो हियरिंग इशू भी नहीं आता था, और मैं फर्स्ट बेंच प्रेफर करता था। और दीवार काफी पास थी, मतलब दिल्ली में आप कोचिंग सेंटर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जगह में 60 लोग बैठ जाते थे, तो वो बिल्कुल दीवार के आगे ही चेयर लगी थी, बिल्कुल 1 कदम का डिस्टेंस, और इतने पे मुझे दिख जाता में भी दिक्कत नहीं आई कोई। हाँ जी, ऐसे करके मैंने अपनी पढ़ाई करी, 3 महीने मैंने जमकर पढ़ाई करी। और साथ ही साथ मैंने श्यामक दावर, आपने नाम सुना होगा, उनके डांस क्लास में एनरोल कर दिया था, थोड़ा सा डिप्रेशन दूर करने के लिए, हॉबीज फॉलो करने के चक्कर में, क्योंकि जैसा कि मुझे इंटरेस्ट था मॉडलिंग वगैरह में, तो हॉबीज फॉलो करने के लिए मैंने डांस क्लास में भी एनरोल किया। फिर मैंने उनके ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया था श्यामक दावर इंटरनेशनल ग्रुप के साथ उस टाइम ही, तो ये भी एक मेरा अचीवमेंट में था उस टाइम। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, और मेरा अचानक विजन डिटोरिएट हुआ, मेजर विजन डिटोरिएशन हुआ। 20% से मैं डायरेक्ट 40% में आ गया। मुझे लगा शायद मैंने फिजिकल प्रिंट ज़्यादा पढ़ लिया, या मैं दिन रात आईज पे स्ट्रेस लेके पढ़ता था, शायद इस वजह से हुआ, या पता नहीं, मुझे दिन रात पढ़ना पड़ता था 3 महीने। और मैं फिर दोबारा डिप्रेशन के स्टेज में आया इसके बाद। और ये डिप्रेशन से ही जैसे था कि मैं उस टाइम
बिल्कुल एक पैरालाइज बॉडी होती है। वैसे मैं दिल्ली के जो रूम लिया हुआ था उसमें हो गया, और मैं 15-20 दिन तक बस बेड पे ही हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर दोबारा लेट जाता था। कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, ना घर का सामान लाता था ना कुछ, जो कि मैं पहले करता था। सब बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। फिर मेरी आरपी सिस्टर में ने आपको बताया। 3 बार डिप्रेशन का स्टेज आया। हाँ जी सर। ये इसके आरपी अब बाद में भी चेंजेस आते रहते हैं जीवन में, हर चेंज में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि आरपी स्टेबल नहीं रहता कभी भी, हमेशा हाँ जी, चेंज होता रहेगा। जितनी आपका बार विजन डिटोरिएट होता है, फिजिकल हम्म, एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी जो भी रहती है सब सब डिस्टर्ब हो जाती है। सब सब आपको दोबारा से फिर उसको चेंज रीबिल्ड करना करना पड़ेगा। पड़ता है, बहुत स्टेबल होने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये चेकअप मैंने अकेले ही जाके कराया था। मैं सारे चेकअप अकेले ही करा रहा था, मुझे कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं था। इवन मेरे सर्टिफिकेट बनाते टाइम वगैरह वो बोलते थे क्यों फालतू में इतने चक्कर काट रहा है, क्योंकि मैं 2 साल से चक्कर काट रहा था। क्योंकि हम्म मेरे 2 सर्टिफिकेट थे और 3-3 4-4 महीने की डेट मिलती थी, हम्म और मल्टीपल टाइम जाना पड़ता था। वो कह रहे थे पागल हो गया, पता नहीं क्यों इतने चक्कर काट रहा है अकेले जा जा के रोज रोज। ये भी इशू था। फैमिली वाले भी नहीं समझ पा रहे थे आपको। हाँ जी, उनको इस फील्ड का भी नहीं पता था, और ना ही वो इतना इंटरेस्ट ले पा रहे थे कि कुछ हम्म स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम्म फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि ये चेकअप करा के आया है, उसको थोड़ा दिखना कम हो रहा है, तो अब मैं इसको लेके घर आ रही हूँ। ये 15-20 दिन से बेड पे ही पड़ा हुआ है और ये हम्म कुछ नहीं कर रहा है। हम्म मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं एक बॉडी पैरालाइज हो गई। फिर मैं हम्म घर पे आया फिर से। वहाँ का सब 3-4 महीने ही रहा वहाँ मैं दिल्ली में, और सब सामान मेरा वापस ले आया गया, और मुझे यहीं रख दिया गया घर पे दोबारा। घर पे भी थोड़ा टाइम मैं डिप्रेशन में था, बट मेरी सिस्टर ने मेरा फॉर्म भर दिए थे वहाँ से। अच्छा। जैसे जैसे फॉर्म आ रहे थे तो वो भी भर दिए गए थे मेरे हम्म गवर्नमेंट जॉब के, और मैं साइड में घर में डिप्रेशन में चल रहा था। फिर जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आ रहा था उसने बोला कि तू जाके बस एग्ज़ाम दे दे। हम्म मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देना है करके। तो ये जो था वो एग्ज़ाम एक्चुअली 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक तो होती है आईबीपीएस के थ्रू, और दूसरा होता है बैंक अपना कोर्स निकालता है पीजीडीबीएफ करके, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरी सिस्टर ने दोनों में भर दिए थे। आईबीपीएस में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, एंड दूसरे वाले में मैंने क्लियर कर दिया था। जिस बैंक में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, हाँ। उसका एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम। अच्छा। तब भी मैं डिप्रेशन में था। जस्ट मुझे 2 दिन पहले बोला गया कि मेरा एडमिट कार्ड भिजवा रही हूँ घर पे। मेरी सिस्टर ने बोला तू जाके बस अपीयर हो जा, अगर तुझे देना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा पढ़ तो सब रखा है, तैयारी भी करी थी। मतलब उसके बाद मेरा 2 महीने का गैप आ गया था। 3 महीने के बाद पढ़ने के बाद 2 महीने का डिप्रेशन गैप आ गया था, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया। फिर जस्ट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया, मैंने अपने सब नोट्स वगैरह निकाले, दोबारा फटाफट रिवीजन करा, 2 दिन अच्छे से जग के पढ़ाई करी मैंने, और मैं एग्ज़ाम दे के आया, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ पीजीडीपीएफ के थ्रू। तो तब हाँ आपको जी कैसा सर। फील लगा? सब जगह रिजेक्शन पाने के बाद प्राइवेट कंपनियों में फाइनली गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जो प्राइवेट से कहीं ज़्यादा अच्छी है गवर्नमेंट जॉब माना जाता हाँ है। जी सर। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि लिस्ट में मेरा नाम है, उसको मैं सबको दिखा रहा हूँ। पहले भी मैंने घर पे नहीं बताया था। जैसा घर वाले बोल रहे थे कि क्या कर सकता है तू, क्या करेगा, कुछ हाँ नहीं जी, करता। मुझे ऐसा भी किसी रिलेटिव के द्वारा बोला गया था कि तुम भीख मांगोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो मुझे ये बोला जाता था कि तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे अगर तुम ऐसे करोगे, बाद में तुम अकेले ही रहना है, तुम्हारी सिस्टर्स चली जाएंगी, तुम्हारे माँ बाप चले जाएंगे, बाद में तुम्हें अकेले सबसे रहना है। झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम, सबको क्यों बोल हाँ रहे हो, जी, ऐसा भी बोला सबको जाता गलत होगा। क्यों। मुझे पहले यही बोला जाता था कि तुम रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने लगा देगा कोई तुमको, या तुमको कोई किडनैप कर लेगा, या तुम्हारे बॉडी पार्ट्स काट के भेज दिए जाएंगे। यही होता है ब्लाइंड लोगों के साथ। अब तुम देखो तुम्हें कैसे रहना है। तो उस दिन आपको बहुत अच्छा गर्व महसूस हुआ होगा अपने ऊपर। हाँ जिस जी, दिन मुझे आपका इतना रिजल्ट आया अच्छा गवर्नमेंट फील जॉब। हुआ, बट मेरे पास शेयर करने के लिए कोई था नहीं। जिस तरह की बातें मुझे सबसे सुननी पड़ी, बट स्टिल जवाब तो देना था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, सबको दिखाया, देखो मैं वही हूँ जिसको तुमने बोला था कि तू 2 रुपए नहीं कमा सकता। आज मैं काफ़ी अच्छी जॉब में काफ़ी अच्छा कमाऊंगा, और तुम इस टाइम गलत थे। अगर तुमने मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी होती या सपोर्ट किया होता तो आज मैं उससे भी आगे होता। आज खैर मैं अपने दम पे हूँ, तो मुझे यही लगता है कि अगर थोड़ा सपोर्ट और हो जाए तो शायद मैं और अच्छा कर पाता लाइफ में। उसके बाद मेरा जो ये था, मुझे उसके लिए नोएडा शिफ्ट होना पड़ा था। ये कोर्स बैंक का पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग रहती है।
ये कोर्स कितने साल का था आपका? सर ये 3 साल का कोर्स होता है, हम्म। सॉरी 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 3 मंथ की इंटर्नशिप रहती है हम्म। और 9th मंथ आपको वहीं पे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होती है। आपका 9 AM से 6 PM तक क्लास चलती थी हमारी, हम्म। और हर महीने एग्जाम रहते थे 9 महीने में। हम्म। और काफ़ी मतलब डिसिप्लिन शेड्यूल रहता था जिसको हम्म। फॉलो करना पड़ता था हमें। हमारा ड्रेस कोड रहता था पूरा, कोट पैंट टाई वगैरह लगा के हम्म। हमें वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती थी। और काफ़ी हाई लेवल प्रोफेसर वहाँ पे थे, हम्म। काफ़ी अच्छा उनको बैंकिंग फील्ड में एक्सपीरियंस था, वो लोग थे। तो 9 मंथ वहाँ पढ़ाई करनी पड़ी थी। वहाँ पे भी हम्म। मेरा इतना अच्छा स्कोर आया है। पहले मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहता था क्योंकि उसी टाइम विजन लॉस हुआ था हम्म। और मैंने एजुकेशन लोन लिया था। फिर भी मुझे डाउट था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मुझे दिखना कम हो गया था। हम्म। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई करूँगा कैसे, और मैं अगर गलती से फेल हो गया मेरे विजन प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम में तो तो कहीं जॉब से ना निकाल दें मुझे, ये डर जॉब था। से भी ना, जॉब भी चली जाएगी और साथ में जो एजुकेशन लोन लिया है मैंने 4 लाख का, वो भी और अलग से बर्डन बन जाएगा। हम्म। फाइनेंशियल फैक्टर भी था और करियर हम्म। का फियर भी था। हम्म। फिर मैंने सोचा लोन तो अब मैंने ले लिया है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ गया और एडमिशन लिया और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा वहाँ शांत रहता था, पहले 3 मंथ का एक सेमेस्टर था हम्म। तो मैं शांत रहता था। तो उसके बाद मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम लिखे थे, हम्म। मेरे 2-3 टीचर्स ने मेरी क्लास में तारीफ करी, तुम इतना शांत रहते हो और हम्म। तुमने एग्ज़ाम इतना बढ़िया और दमदार लिखा है। मेरी 2-3 टीचर ने तारीफ करी तो मुझे वही रिवाइंड हुआ कि मैं एक टाइम पे टॉपर था, अभी भी तेरे में हम्म। वो स्किल बची है कि तू हम्म। काफ़ी अच्छा कर पाए लाइफ में। हम्म। इतने सारे डिप्रेशन से निकलने के बाद मुझे यही लगा कि तू अभी भी जिंदा है और तू अभी भी कुछ बहुत कुछ कर सकता है। एंड मेरा जो 9 मंथ का कोर्स था उसमें मेरा 2 बार विजन डिटोरिएट हुआ। अच्छा। उसमें मेरे एक बार तो मेरे आईज के सामने ब्लैक स्पॉट्स आए और मैं बिल्कुल डर गया और मैं नेक्स्ट हॉस्पिटल में चले गया। क्लास चल रही थी एंड अचानक मेरे आँख के सामने ब्लैक एक ब्लास्ट हुआ जो कि मतलब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था और कोई नहीं देख पा रहा था। और मैं उस टाइम क्लास में ही बैठे बैठे बहुत डर गया था। और जो कि उसको फ्लोटर्स बोला जाता है कि आंखों के सामने काले धब्बे उड़ते हुए दिखते हैं, मूव होते हुए बहुत सारे। इसका मुझे पता नहीं था कि ये आरपी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गया तब मुझे पता लगा। उसके अलावा मुझे फिर कुछ दिन बाद मुझे अंधेरे में वाइट लाइंस आने चालू हो गए जो उसको फ्लैशेस बोला जाता है, ये भी दिक्कत थी। और कलर विजन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया। कभी कभार लोग, जैसे मैं ब्लू को ग्रीन बोल देता हूँ, ब्लैक को पर्पल, तो लोग मुझे मेंटली कलर चैलेंज भी ब्लाइंडनेस बोलने भी लगे। स्टार्ट हो गया आपको? हाँ जी। मतलब और आरपी के जो जो सिम्टम होते हैं सभी सिम्टम आपको धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे? हाँ जी सर, नाइट विजन हो गया था, कलर विजन भी चालू हो गया था, फील्ड फ्लोटर, विजन में भी फ्लैशेस? थोड़ा, यार फील्ड विजन सबसे बड़ा रोल था। सेंट्रल विजन भी ब्लर हो रहा था मेरा मैक्युलर की वजह से। ये सारा मुझे चालू हुआ कोर्स के ड्यूरेशन में, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये एजुकेशन था जिससे मुझे जॉब मिलनी थी। और मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं ये निकल ना जाए मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी तो ये डर रहता था कि कहीं ये भी ना निकल जाए। और अगर ये अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती तो शायद मैं एक और डिप्रेशन से जान गुजरना पड़ता मुझे। ये शायद आपका उभरना भी मुश्किल हो जाता हाँ जी सर, यहाँ से। क्योंकि सब कुछ अब मेरे हाथ में ही था, सब कुछ हासिल कर लिया, बस कुछ महीने की देरी थी। और उसी कुछ 9 महीने में मेरे 2 बार विजन डिटोरिएट हुए। दूसरा मेरा विजन डिटोरिएट हुआ कि मुझे विंटर्स के टाइम ब्लर दिखना शुरू हो गया और मैं उस टाइम इतना डर गया कि मैं मिरर देख रहा था और मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। आपके सामने आपको सब कुछ दिख रहा है और अचानक ही अगले दिन आपको अपना चेहरा ही नहीं दिख रहा और शीशे में, इतना ब्लर विजन हो गया। ये मेरा दूसरा विजन लॉस था कि मेरा विजन 6/36 60 के अराउंड आ गया था 40 विजन से। तो मुझे काफी बार शीशा रगड़ के देखा, साफ करके देखा, बट विजन ब्लर हो गया। तो धूल नहीं है। हाँ, पर लेकिन वो धूल जब आंखों पे छपी थी तो वो कैसे साफ होगी? हाँ जी। और फोन वगैरह भी धुंधुले दिख रहे थे मुझे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। मेरा लास्ट मंथ था कोर्स का, तब ये प्रॉब्लम हुई।
मैंने सोचा जैसे तैसे बियर करना पड़ेगा। उस टाइम हमें छुट्टी भी नहीं मिलती थी। मैं अपने डॉक्टर्स का मेरा सैटरडे को हाफ डे रहता था, मैं डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करता था कि मैं हाफ डे के बाद आऊँगा, आप प्लीज़ रुक जाना। ऐसे करके मेरे चेकअप होते थे। तो मैं सैटरडे को हाफ डे लेके क्लिनिक पे चेकअप कराने जाता था। उसके बाद फिर मेरा इंटर्नशिप चला 3 महीने का, जहाँ मुझे लोगों के एटीट्यूडनल बैरियर देखने को मिले। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, ये फर्स्ट टाइम था जहाँ मैंने अपनी विजन डिसेबिलिटी को बताया, टीचर्स से लेके बच्चों को तक। तो वहाँ पे भी कुछ बहुत ही अच्छे लोग दोस्त बने। डिसेबिलिटी का एक फायदा ये भी होता है, जो आपको सपोर्ट करता है वो खुल के सामने आता है, और जो आपको अपोज करता है वो भी खुल के ही करता है। जैसा कि बाकी लोगों के साथ हाइड एंड सीक का खेल चलता है, वो नहीं होता है। या तो वो आपको सपोर्ट करेगा या तो वो आपको खुल के अपोज करेगा। ये 2 फैक्टर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे सीखने को मिला। इसके साथ ही साथ मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से भी अलग से एक MBA का कोर्स किया है HR में। साथ ही साथ एक ही साथ मैंने 2 डिग्री पे काम किया है, और दोनों में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। तो फाइनली आपका मतलब ज्वाइनिंग हो गया बैंक में? हाँ जी सर। तो अभी आप बैंक में काम कर रहे हो? हाँ जी सर, मैं एज असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ बैंक में। एंड इसके साथ जो मेरा दिक्कत था, विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, वो अभी भी मेरे साथ है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, मेरी कामयाबी, मेरी काबिलियत। ये सबसे बड़ी बात है, यही आपको हौसला देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा जीने का। हाँ जी सर। तो अब आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देख रहे हो आगे फ्यूचर में? सर मैं और बेटर जॉब लेने के ट्राई में हूँ अभी, क्योंकि मुझे सोशल वर्क का काफ़ी रहता है। मैं सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ हूँ, आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, इस सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने लेवल पे काफ़ी वर्क करता हूँ। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वाले कुछ हैं जो मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल देते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनकी काउंसलिंग करते हुए, क्योंकि जो लोग इससे गुजर चुके हैं और जिन लोगों ने सक्सेस हासिल करी है, तो हॉस्पिटल के लिए जब मैं चेकअप के लिए जाता था तो वो मुझे काफ़ी सारे नंबर देते थे, इनको आप गाइड करो करके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि गाइडेंस के लिए लोग कब कॉल कर रहे हैं। कि किसी ज़माने में लोग कहते थे कि तुम ब्लाइंड हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओ। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि किसी बच्चे को रेटिना पिगमेंटोसा या विजन प्रॉब्लम या कोई हियरिंग प्रॉब्लम या कोई भी हेल्थ इशू हो, तो उसको इससे गुजरना ना पड़े। यही मकसद है इस शो का भी, ताकि जो लोग इस शो को सुने, आपसे कुछ सीखे और आपसे इंस्पायर हो, और अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन से बाहर निकालकर आप ही की तरह आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करे और नया मुकाम हासिल करे, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सके और लोगों को बता सके कि हम डिसेबल है लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके बारे में जानकर। हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर, और उनको भी हिम्मत मिली होगी आपसे और कुछ नॉलेज मिली होगी, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।